अब मैं आता हूं, एक बार इसी का मैं पूरा 10 मिनट या 15 मिनट, ज्यादा नहीं लेंगे, 10 मिनट लगेगा। मैं पूरा एक डिमॉन्स्ट्रेट करके, यानी जैसे 15 मिनट आपको यहाँ टाइम दिया जाएगा, तो जो भी आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से 15 मिनट में उसे पूरा करना है। तो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन का जो स्किल रहेगा वो कम रहेगा, उतना बड़ा आप स्किल न ले कि उसमें 1 घंटे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन में लगे, तो छोटा स्किल ले, जैसे ये मैंने अभी लिया है छोटा स्किल। तो जैसे मैंने आपको लेसन प्लान में बताया था, जब आप क्लास में आएंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं सब? तो 1-2 मिनट जनरल डिस्कशन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को आप पॉइंट आउट कर दे, भाई क्या है आप बड़े दुखी लग रहे हो, ठीक हो, बस 1-2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और फिर जैसे वहां आप टाइटल लिखते थे वैसे ही यहाँ स्किल लिखना है, लेकिन SKILL स्किल बोर्ड पे नहीं लिखना है। क्या आज आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे वो आप लिखें, जैसे टू डिमॉन्स्ट्रेट कैपिटल में लिखे, टू डिमॉन्स्ट्रेट connecting diode, to demonstrate connecting diode in forward biasing. टू डिमॉन्स्ट्रेट, इसको अंडरलाइन कर दें वैसे जैसे मैंने इसको बताया था, और कैपिटल में लिखें इसको, कोई 4 से 6 या मैक्सिमम 7 इसका जो विड्थ है, और कोशिश करें कि सीधा हो और अंडरलाइन कर दें। तो टू कनेक्ट, अब इसको जो लिख दिया, लिखने के बाद आप क्लास की तरफ आ जाए। टू डिमॉन्स्ट्रेट इंग्लिश में बोलना है, टू डिमॉन्स्ट्रेट कनेक्टिंग द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। हिंदी में आज मैं आपको डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में सर्किट में जोड़ने का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसके पहले, यानी प्रदर्शन ये शुरू करने से पहले जो तैयारियां हुआ पहले कर लेते हैं, यानी टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल वो सब लेते हैं, वो आप टेबल में उनके यूज के क्रम में आप अरेंज कर देते हैं, वो आप पहले कर लेते हैं तब आप शुरू करते हैं, पहले आप वो कर लेते हैं तब आप शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको, क्लास की तरफ आए और बोले, आज मैं आपको डायोड को सर्किट में फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ने का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। स्किल हो गया, अब ऑब्जेक्टिव आ जाए। इस प्रदर्शन के बाद आप इसी उपकरण औजार का उपयोग करके तथा प्रदर्शन के क्रम व सावधानियों का पालन करके आप डायोड को किसी भी सर्किट में फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ने में सक्षम होंगे। इस प्रदर्शन को करने के लिए जो उपकरण, औजार या कच्चा माल आवश्यक है वो यहाँ टेबल पे उनके उपयोग के क्रम में है, आप ध्यान से देखें। मैं इनका नाम और काम बता रहा हूं, तो आप बताएं। ये स्क्रू ड्राइवर है, इसका ये काम है, वहीं रख दे। ये कटर है, ये प्लायर है, क्या काम है बता दे। ये डिजिटल मल्टीमीटर, ये बैटरी है, ये डायोड है, कनेक्टिंग वायर्स है, और फिर उसको उसी तरह से रखना। अब आप लोग ध्यान से सुने, इसको करने का जो क्रम है वो मैं बता रहा हूं। अब इसके लिए आप चाहें तो ये सर्किट डायग्राम बना दें, सर्किट डायग्राम वो बना दें जो मैंने आपको बताया था।
इस क्रम को इस कौशल को करने का अर्थात डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करने का 3 क्रम है, जैसा कि मैंने इस बोर्ड पे बनाया है। इस डायग्राम से आप देखें पहला क्रम, अब आप ध्यान से सुने। इस कौशल के करने का पहला क्रम, बैटरी के पॉजिटिव से डायोड के पॉजिटिव को कनेक्ट करना, बैटरी के पॉजिटिव से डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना। दूसरा क्रम, डायोड के निगेटिव टर्मिनल को लोड रेजिस्टेंस के एक सिरे से कनेक्ट करना, डायोड के निगेटिव टर्मिनल को लोड रेजिस्टेंस के एक सिरे से कनेक्ट करना। तीसरा क्रम, लोड रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को बैटरी के निगेटिव सिरे से कनेक्ट करना। तो जहां आपको आवश्यक हो आप ऐसे सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं, बट 1-2 मिनट का, ज्यादा बड़ा सर्किट डायग्राम ना हो। तो अब मैं प्रश्न पूछूंगा। हाँ, तीसरा क्रम क्या है? पहले प्रश्न पूछूंगा, तीसरा क्रम क्या है? 1-2 सेकंड रुके, आप बताइए। वेरी गुड, सही, बहुत अच्छा आपने बताया। बैठ जाए। यानी क्रम आपको याद हो गया, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, 3 क्रम इसके हैं। अब मैं इन क्रम की सावधानियां बता रहा हूं। पहली सावधानी, बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी सावधानी, डायोड का निगेटिव और लोड रेजिस्टेंस के सिरे को जो वायर कनेक्ट कर रहा है उस वायर का लेंथ उचित हो, वायर की लेंथ उचित हो। और तीसरा, लोड रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा बैटरी के निगेटिव से ही कनेक्ट होना चाहिए। एक बार पुनः बता दूं तो एक फिर आप बता दें कि पहली सावधानी, दूसरी सावधानी, तीसरी सावधानी। अब इसकी दूसरे क्रम की क्या सावधानी है आप बताइए। नहीं, थोड़ा आपने गलत बताया, बैठ जाइए, मैं बताता हूं। दूसरे क्रम में डायोड के निगेटिव से लोड रेजिस्टेंस के एक सिरे से जो तार जुड़ता है उसकी लंबाई उचित होनी चाहिए, यानी उचित लेंथ का आप काटें। ठीक है, अब मैं क्रम और सावधानियों को एक साथ बताता हूं। पहला क्रम, बैटरी के पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से जुड़ा हो। यह सुनिश्चित अवश्य करें कि बैटरी का पॉजिटिव ही डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े। क्रम और सावधानी दोनों हो गया। दूसरा क्रम, डायोड का निगेटिव लोड रेजिस्टेंस के एक सिरे से जुड़ा हो। सावधानी, इस वायर की लेंथ उचित हो, अप्रोप्रिएट लेंथ हो। तीसरा क्रम, लोड रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा बैटरी के निगेटिव सिरे से जुड़ा हो। सावधानी, यह अवश्य ही सुनिश्चित करें कि बैटरी का निगेटिव सिरा ही लोड रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से जुड़ा हो। पहला क्रम और उसकी सावधानियां क्या है आप बताइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाए। तो सबके समझ में आ गया? किसी को डाउट है? एक बार मैं पुनः बता देता हूं। पहला क्रम और ये सावधानी, दूसरा क्रम ये सावधानी, तीसरा क्रम ये सावधानी। कोई डाउट नहीं? तो अब आप इस बेंच के सामने, वर्किंग बेंच के सामने सेमी सर्कल में खड़े हो जाए और देखिए, ये सोल्डरिंग आयरन है, ये टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स, इनका उपयोग करते हुए इन्हीं क्रम और सावधानी का पालन करके मैं इस डायोड को इस बैटरी के साथ फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ रहा हूं। अब आप देखें, अब आप एज ए स्किल्ड क्राफ्टमैन, पहली बार आप कर रहे हैं, एज ए स्किल्ड क्राफ्टमैन, कुशल कारीगर की तरह से अब आप अपने जॉब की तरह देखें और उनसे बोले आप ध्यान से देखिए और करिए। पहला क्रम पूरा हुआ, यानी बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से आपने कनेक्ट कर दिया।
आपको बोलना नहीं है, मैं बोल रहा हूं बट बोलना नहीं। दूसरा क्रम डायोड का निगेटिव लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। तीसरा क्रम लोड रेजिस्टेंस बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ये फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड सर्किट में कनेक्ट हो गया। ये सैंपल पीस है और ये मैंने अभी सोल्डर किया है, अभी सर्किट में कनेक्ट किया है। दोनों आप देख और इसका क्वालिटी, एक्यूरेसी और वर्कमैनशिप देखें। ये बताएं कि दोनों में कहां क्या कमी है। ये स्टैंडर्ड पीस है और ये मैंने अभी किया है, तो ये स्टैंडर्ड पीस से इसे कंपेयर करके बताएं इसमें कहां कमी है। ठीक है, थोड़ी सोल्डरिंग आप बता रहे हैं कि रेड हो गया, थोड़ा हार्ड सोल्डर हो गया होगा, नहीं होना चाहिए। और कोई? ठीक है, रख दे। अब आप आ जाइए और आप इधर से आ जाए। अब दूसरा स्टेप में बता रहा हूं एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर। आप क्रम और सावधानी बताएं और आप करें। जब वो करें, मैं अवलोकन कर रहा हूं, देख रहा हूं। नहीं, दूसरे क्रम की सावधानी आपने गलत बताया, फिर से बताइए और आप फिर से करिए उसको, डी सोल्डर करके फिर से सोल्डर करिए। ठीक है, वेरी गुड। वापस जाइए आप। ये देखिए इन्होंने किया है और ये स्टैंडर्ड पीस है, इनका किया हुआ कार्य जो है। अब आप जो मैंने किया था उसकी क्वालिटी आपने देखा, अब इन्होंने किया है इसकी क्वालिटी देखें और बताएं कि क्वालिटी में क्या और कहां पे कमी है, जिससे कि बाद में इसको सुधारा जा सके। ठीक है, अब रख दें आप। अब कोई डाउट है किसी को, किसी पॉइंट पे? नहीं डाउट है तो चले। अब मैं एक बार फिर आपके साथ इसकी समराइज करता हूं। आपके साथ पहला सीक्वेंस या पहला क्रम हमारा क्या था? बहुत अच्छा। सावधानी क्या थी? दूसरा क्रम क्या था? सावधानी क्या थी? तीसरा क्रम क्या था? सावधानी क्या थी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, आप चाहते हैं तीसरे क्रम को मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दूं? ये देखिए तीसरा क्रम, मैं लोड रेजिस्टेंस के एक सिरे को बैटरी के निगेटिव सिरे से कैसे सोल्डर करते हैं वो करके मैं दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। बहुत अच्छा। अब मैं एप्लीकेशन में आ गया, समरी हो गया, एप्लीकेशन में आ गया। अब मैं आपको उपकरण, औजार, कच्चा माल तथा ऑपरेशन शीट दे रहा हूं। आप वर्किंग बेंच पे चले जाएं अपने अपने, और ऑपरेशन शीट में जो क्रम और सावधानी लिखी है उसका पालन करते हुए इस कौशल का, इस स्किल का आप अभ्यास करें। तो अभ्यास कर रहे हैं तो आप बोलिए। काट दिए, लूज है, उसे और कट करो। शोल्डर आपका ज्यादा, सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गया है, थोड़ा सा वेट कर लो। सोल्डरिंग आयरन आप सही तरह से नहीं पकड़ रहे हो, बिल्कुल ऐसे पकड़ो, हाथ से आप बताएं कैसे पकड़ो और उसका एंगल सही करो। ठीक है, आपने जो काम किया है हर काम का बताएं। इस काम में आपकी ये कमी रह गई है, अब समय नहीं है, जब समय मिलेगा आपको तो आप खुद प्रैक्टिस करके उसमें सुधार करिए। अब मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं। ये उपकरण, औजार, कच्चा माल और ऑपरेशन शीट देता हूं। और जो मैंने आपको स्टैंडर्ड पीस या सैंपल पीस दिखाया था उस क्वालिटी का मैं चाहता हूं 15 मिनट का ये मार्क्स हो गए, 15 मार्क्स होंगे। सॉरी, फिर से मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। 3 पॉइंट्स आपको बताना है टेस्ट में, वो आप बताएं। या मैं 5 मिनट का आपको समय देता हूं, टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, कच्चा माल और ऑपरेशन शीट देता हूं। 15 मार्क्स इसके हैं और ये 3-3 पॉइंट्स पे यहां आपके मार्क्स कटेंगे। और इस जो सैंपल पीस है उस एक्यूरेसी का मैं
उस स्टैंडर्ड का मैं कार्य आपसे चाहता हूं। तो बस अब आपको कुछ नहीं बताना है, 5 मिनट हो जाए, ठीक है, आपको अपने जवाब दे दे, और जो आपने जवाब दिया है मैं आपके जवाब का मूल्यांकन करके मार्क्स बता दूंगा अभी आपको, और उस मार्क्स के आधार पर आपकी ग्रेडिंग बनाएंगे, और फिर आपका एक रिकॉर्ड्स मैं रखूंगा जिसे हम ट्रेनिंग पोर्टफोलियो कहते हैं। कल मैं आपको नेक्स्ट लेसन आ गया, नेक्स्ट लेसन से पहले अगर कोई पूछता है कि कहां हम देख सकते हैं, वो बता दे कि जो कुछ मैंने यानी रेफरेंस आप बता दें कि जो कुछ मैंने अभी डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया है वो इस किताब में, किताब का नाम जिसके राइटर से है और पेज नंबर इतने पर ये कंप्लीट डिटेल्स लिखा हुआ है। अगर अभी आपको डाउट है तो वहां से आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है आज ही आप करें, तो आप ये कहेंगे कि नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ने का प्रदर्शन करना है। तो मैं कल आपको डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ने का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका हो गया। कोई डाउट है तो 12 मिनट लगा इसमें, तो 12 से 15 मिनट, कभी कभी 10 मिनट ही आपको मिलेगा, तो आप सीक्वेंस बिल्कुल याद रखें, इसके बाद क्या कहना, इसके बाद क्या कहना, इसके बाद क्या, क्योंकि यहाँ चले जब आप टीचर हो जाएंगे या कहीं एक्चुअल में आप क्लास ले रहे हैं तो वहां तो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, बट यहाँ क्योंकि इतना समय नहीं रहता है, अगर सबको हम शोल्डरिंग ही करना हो तो आधा घंटे से कम नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ आपको स्टेप्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो बता देना है। यहाँ जनरली वो करना नहीं होता, बट क्या आप करेंगे वो बता देना होता है, और उसी तरह से जब एक तरह से आपको अपना वही परफॉर्म कर कैसे करेंगे वो आप बता देंगे, तो उसी को देख के जो भी इंस्ट्रक्टर होगा, जो भी एग्जामिनर होगा वो समझ जाता है कि ठीक है आपको आ गया। कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है इसमें, किसी को कोई पॉइंट्स है कुछ पूछना है, नहीं तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान आपका खत्म हुआ, करेंगे तभी तो सीखेंगे। चले, इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट में फिर से एक बार जिस पॉइंट पर आप लोगों को डाउट हो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन अब नहीं करूंगा, सिंपल बताता हुआ चला जाऊंगा। तो पहले आपको बोर्ड पे जैसे आप आए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक है, उसके बाद बोर्ड पर लिख दे, उसके बाद बोर्ड पर आप लिख दें टू डिमॉन्स्ट्रेट कनेक्टिंग द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, कैपिटल लेटर में लिख के उसको अंडरलाइन करें। अब आप सामने आ जाए कि आज मैं आपको डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ने का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। इस प्रदर्शन के बाद अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद आप देख लीजिए। पहला मैंने बताया वो स्किल हो गया, दूसरा मैं बताऊंगा वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तीसरा मैं बताऊंगा टूल्स इक्विपमेंट हो जाएगा, चौथा मैं बताऊंगा, तो मैं वो क्रम मैंने जो आपको लेसन प्लान में या कल से जो आज तक बताया है, अब मैं क्रम नहीं बताऊंगा, मैं बोलता चला जाऊंगा। अब आप क्रम अपने ध्यान में रखते जाइए, अच्छा ये पहला क्रम हो गया, दूसरा क्रम, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम आप अपने ध्यान में रखते जाइए। तो मैं फिर से शुरू कर रहा हूं स्किल से कि आज मैं आपको डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ने का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। इसे करने के बाद, इस प्रदर्शन के बाद आप इसी उपकरण, औजार, कच्चा माल, क्रम और सावधानियों का पालन करके डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ने में सक्षम होंगे। इस कौशल को करने के लिए उपकरण, औजार जो आवश्यक है वह उपकरण, औजार इस टेबल पे उनके उपयोग के क्रम में लगे हैं। अब आप कृपया ध्यान से देखें, मैं उनका नाम और काम बता रहा हूं। एक कटर है, काटने के काम आता है, प्लायर ट्विस्ट करने के लिए, डिजिटल मल्टीमीटर करंट और वोल्टेज मापने के लिए, ये डायोड है, ये बैटरी है, 12 वोल्ट डीसी बैटरी है, ये लोड रेजिस्टेंस है। अब इसको करने के जो क्रम है, किस तरह आप करेंगे, उस क्रम को मैं यहां बोर्ड पर इस सर्किट डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं। आप देखें ये सर्किट डायग्राम,
इसमें पहला क्रम है बैटरी का पॉजिटिव से डायोड का पॉजिटिव, दूसरा क्रम है डायोड के निगेटिव से लो रेजिस्टेंस का एक सिरा, तीसरा क्रम है लो रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से बैटरी का निगेटिव सिरा। मैं प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न अब आप बताएं पहला क्रम क्या है, पहले प्रश्न पूछिए पहला क्रम क्या है आप बताएं। ठीक है, वेरी गुड। सावधानी, तो पहले क्रम की सावधानी मैं बता नहीं रहा हूं, सावधानी पहले क्रम की सावधानी ये है, दूसरे क्रम की सावधानी ये है, तीसरे क्रम की सावधानी ये है। तो दूसरे क्रम की सावधानी क्या है आप बताएं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाए। अब पहला क्रम और उसकी सावधानी, दूसरा क्रम उसकी सावधानी, तीसरा क्रम उसकी सावधानी। पहला क्रम और उसकी सावधानी बताएं, आप बताइए। वेरी गुड, लौट जाइए, बहुत अच्छा। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं, तो पहला क्रम इसकी सावधानी, दूसरा क्रम इसकी सावधानी, तीसरा क्रम इसकी सावधानी। अब आप लोग सेमी सर्कल में खड़े हो जाएं, इन्हीं क्रम और सावधानियों का पालन करते हुए यह स्किल का मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, आप देखें। अब एज ए स्किल क्राफ्टमैन अब आप उसका प्रदर्शन करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें। पहला स्टेप पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा पूरा हुआ। अब देखें ये सैंपल पीस है, ये मैंने अभी बनाया है, आप दोनों देख लें और मुझे इसकी क्वालिटी और एक्यूरेसी बताएं। ठीक है, अब आप आ जाइए और आप आ जाइए, आप क्रम और सावधानी बताएं और आप करें। नहीं, दूसरा क्रम आपने ठीक नहीं बताया, फिर से आप बताइए और फिर से आप करिए। ठीक है, तीसरा पूरा हुआ। अब ये आपने जो बनाया है और ये सैंपल पीस है, इनका दोनों क्वालिटी, एक्यूरेसी, वर्कमैनशिप, हाउसकीपिंग चेक करें, कहां कमी है बताएं और समझें। कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना है? अच्छा, तीसरा क्रम फिर से बता दूं तो तीसरा क्रम लो डिस्टेंस के दूसरे सिरे से डायोड का, तो लो डिस्टेंस के दूसरे सिरे से बैटरी का निगेटिव कनेक्ट है। अच्छा, आप चाहते हैं करके दिखा दूं तो ठीक है, यहां देखिए मैं सोल्डरिंग कर रहा हूं, इसको जोड़ रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। कोई डाउट नहीं? तो मैं आपको उपकरण, औजार, कच्चा माल तथा ऑपरेशन शीट दे रहा हूं। अब आप अपने अपने वर्किंग बेंच पे चले जाएं और ऑपरेशन शीट में जो क्रम और सावधानी लिखी है उसी का पालन करते हुए इस अभ्यास को करके या इस अभ्यास को करिए। आपने सोल्डरिंग आयरन सही नहीं पकड़ा है, आपका लेंथ वायर का कम हो गया, इसे फिर से काटिए। टिनिंग आपने प्रॉपर नहीं किया, उसको ब्लेड से टिनिंग करिए और फिर सोल्डरिंग करिए, फिर से डीसोल्डर करके रीसोल्डर करिए, नहीं तो क्वालिटी सही नहीं होगी। चलिए, समय खत्म हुआ आपका। अब मैं आपको टेस्ट के लिए 5 मिनट का समय देता हूं। 3 पॉइंट्स जो ऑपरेशन शीट्स पे लिखे हैं उसके लिए 15 मार्क्स हैं, जहां आप गलत करेंगे 2-2 मार्क्स कट जाएंगे। और स्टैंडर्ड मैं वो चाहता हूं जो सैंपल पीस में है, उस क्वालिटी का फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड और बैटरी को जोड़ के दिखाइए। समय खत्म हुआ, अब आप अपना जवाब दें, उसका मूल्यांकन करके मैं अंक दूंगा और उसके अनुसार ग्रेडिंग करके मैं एक रिकॉर्ड आपका बनाऊंगा जिसे टेलीपोर्ट होगी उसके। ठीक है, तो 5 मिनट में मैंने खत्म किया। आप एक क्रम बहुत जरूरी, जो क्रम देखिए मैंने बताया, इस क्रम को आप जरूर फॉलो करें। एक दिन में ये नहीं आता है, आप प्रॉपर प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, मैंने पहले दिन ही कहा। तो आप प्रैक्टिस करें, अपने बोलने की प्रैक्टिस करें, इन क्रम की प्रैक्टिस करें,
डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन डिटरमाइन दी डेंसिटी ऑफ योर डिटर्मिनेशन, कि आप में कितना दृढ़ विश्वास है, आप कर सकते हैं। अनुशासन इसको प्रदर्शित करता है। डिसिप्लिन डिटरमाइन दी डेंसिटी ऑफ योर डिटर्मिनेशन, तो डिटरमाइन हुई है कि क्यों नहीं मैं कर सकता, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, चार बार गलत होगा, आ जाएगा। तो और फिर जहां भी आप क्लास लेना शुरू करेंगे, चाहे थ्योरी क्लास हो, चाहे प्रैक्टिकल क्लास हो, या कहीं आपको प्रेजेंट ही करना हो, तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत जरूरी है, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। कोई और डाउट, कुछ पूछना है? चीज पूछनी है सर आपसे कि सर जैसे ये ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो जैसे आपने कहा डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में ये बताएंगे कि गुड मॉर्निंग, फिर इस तरह से कि आज हम ये प्रेजेंट करें, तो सर इन्हें अपना नाम और अपना जो ब्रांच है कुछ मतलब इन्हें वो भी बताना है, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम ही करेंगे ना प्रेजेंट। नहीं, आपको अपना नाम, क्योंकि आपका नाम तो आप पहले दिन अगर आप क्लास में आ रहे हैं या आप भी आ रहे हैं तब तो ठीक है, अपना नाम बता दें। लेकिन आप एज ए रेगुलर टीचर हैं, डेली क्लास में आ रहे हैं, तो फर्स्ट डे जब क्लास में आते हैं, यानी नया बैच कोई आया है, फर्स्ट डे आप आए हैं, तो उस दिन अपना नाम बता दें और अपना टेक्निकल क्वालिफिकेशन कि मैं क्या हूं और मैं क्या पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आप डेली अपना नाम बताएं और वो बताएं, बस एक जनरल रेपो विद्यार्थियों के साथ रखें। ओके सर। सर जैसे कि यहाँ इनका फाइनल इवैल्यूएशन होगा ना, जैसे इनका जब यहाँ पे चेकिंग हो, तो सर उस समय पे इन्हें मतलब बताना है अपना ये डिटेल या कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन में क्या बताना है इन्हें उस समय? नहीं, क्योंकि वो भी इनका ये फर्स्ट टाइम ही होगा ना। टेस्ट के बाद जो इवैल्यूएशन करते हैं, मैं समझा नहीं आपका मतलब इवैल्यूएशन। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि ये अपना यहाँ पे जैसे आप इवैल्यूएट करेंगे जब इनका फाइनल एग्जामिनेशन होगा, फाइनल टेस्ट के एग्जामिनेशन, बाद। तो नहीं नहीं सर, जब इनका फाइनल एग्जामिनेशन जैसे यहाँ पे जब अच्छा इनका अच्छा अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान लिया जाएगा, तो सर उस बिल्कुल समय तो बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम ही प्रेजेंट कर रहे होंगे, फर्स्ट तो टाइम। इन्हें उस समय क्या जनरल इंफॉर्मेशन सबके साथ बतानी है? नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम ही करेंगे, तो इसमें वो तो आपका टॉपिक होगा ना, जो डिमॉन्स्ट्रेशन का, जो डिमॉन्स्ट्रेशन का टॉपिक होगा उन्हीं के अनुसार आपको करना होगा। उसमें कोई अलग से इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत तो है नहीं। और समय भी आपके पास कम रहता है यहाँ ना, यहाँ तो 10 मिनट या 15 मिनट का समय मिलेगा, यस सर। वहाँ नहीं मिलेगा जी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में। हाँ, जो प्रैक्टिकल एग्जाम जब होगा तो फिर उसमें तो 4 घंटे 5 घंटे का समय रहता है, वहां पे आप एग्जामिनर्स को बता सकते हो, उसमें वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, वो तो अलग बात है। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए अगला पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग। यानी क्वेश्चन एंड प्रश्न कैसे बनाएंगे और कैसे पूछेंगे। एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए क्वेश्चनिंग इज ए आर्ट एज वेल एज टेक्निक ऑफ टीचिंग। प्रश्न बनाना एक कला है और क्लास में उसे आप कैसे पूछेंगे यह एक शिक्षण का तरीका है, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। टीचर मस्ट नो हाउ टू फॉर्मुलेट द प्रॉपर क्वेश्चन एंड प्रॉपरली आस्क इन द क्लास। शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि अच्छे प्रश्न किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार क्लास में उन्हें कब पूछना है। जैसे मैंने लेसन प्लान में आपको बताया था ना कि क्वेश्चन मस्ट बी प्रॉपर, यूज्ड एट प्रॉपर टाइम एंड फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। तो प्रश्न आपका उचित हो, उचित समय पर पूछा जाए और उचित समय के लिए पूछा जाए। जब जितनी आवश्यकता है उतना ही पूछा जाए। अधिकता, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अधिकता किसी भी चीज की अधिकता हो वो खराब होती है, और किसी चीज की बहुत ही कमी हो वो भी खराब होती है। इसलिए अप्रोप्रिएट वर्ड आता है कि यथोचित मात्रा। तो ये शिक्षक को पता होना चाहिए कि किस प्रकार वो प्रश्न बनाए
ये कला है। और यह प्रश्न कहाँ, कैसे और किस प्रकार से इसको यूज किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखें पर्पज क्या है टेनिस के लिए, इसका क्या पर्पज है। टेनिस को पहले हम प्रश्न पूछने से टेनिस को क्या लाभ होता है। टेनिस को क्रिएट द क्यूरियोसिटी, उसकी उत्सुकता बढ़ती है कि अच्छा प्रश्न पूछा और मैंने उत्तर दे दिया और मेरा उत्तर सही रहा, तो अगली बार वो और अटेंटिव हो जाता है कि अच्छा मैं सुनूं। क्रिएट द क्यूरियोसिटी, arouse the attention। अब ये पॉइंट्स शायद आपको लिखने में मैं लिखूं तो दिखाई नहीं देगा, मैं बोल दे रहा हूं, जो लिखना चाहे तो लिख भी ले। arouse the attention यानी उसके ध्यान को जगाता है। arouse मींस जगाना, attention, arouse the attention। promote the performance, जब वो ध्यान से सुनेगा उत्सुकता बढ़ेगी तो बट नेचुरल, अब वो अच्छी तरह से कार्य करने में सक्षम हो जाएगा। innate the instinct, अंतर्मन से उसके भाव आता है कि अच्छा अब मैं सुनूं, प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूं, मैं भी सीख सकता हूं। तो सबसे ज्यादा होता है कि उसके हमारे व्यवहार की जो क्षण भंगुरता है, यानी हमारा जो माइंड है, जैसे देखिए ऋषि मुनि लोग भी जब ध्यान लगाते हैं तो एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं होता है, भटकाव होता है। उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट पोजीशन ऑफ द माइंड। तो जो क्षण भंगुरता है, क्लास में विद्यार्थी बैठा है लेकिन फिर भी वो कुछ और सोच रहा है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा है, तो जो ट्रिम द ट्रांजिएंट ऑफ द माइंड, ट्रिम द ट्रांजिएंट यानी जो क्षण भंगुरता है, ध्यान नहीं लगता है, उसको वो दूर करता है। एक इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, सीखने की इफेक्टिवनेस बढ़ती है, सीखने की गति बढ़ जाती है प्रश्न से। तो ये तो टेनिस के लिए फायदे होते हैं। और ट्रेनर के लिए यानी टीचर के लिए शिक्षक क्यों प्रश्न पूछता है, तो पहला है क्या पर्पज है, इसलिए किस पर्पज से शिक्षक प्रश्न पूछता है। प्रोवाइड ए मीन्स टू नो द प्रीवियस नॉलेज। आप देखिए लेसन प्लान के रिव्यू में कल जो आपने पढ़ाया था वो उससे आप प्रश्न पूछते हैं, तो यानी आप उसके विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। उसका क्या पूर्व ज्ञान है जो हमने कभी पढ़ाया था या पहले पढ़ाया था, तो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। और यूज टू ट्रांसफर द स्किल, यानी जो ज्ञान और दक्षता है उसको हम अच्छी तरह विद्यार्थियों तक पहुंचा सके। जो शिक्षक या प्रेजेंटेशन में भी देखिए, प्रेजेंटेशन पार्ट में आपने देखा बताना और पूछना, यानी आपने अगर कुछ परिभाषा बताया, सिद्धांत बताया, तो आप प्रश्न पूछिए। क्यों प्रश्न पूछते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो मैंने बताया विद्यार्थी ने सीख लिया या उसमें कुछ डाउट है, तो फिर आप उसको जो डाउट्स है वो फिर बता देते हैं। आप प्रश्न पूछते हैं, अगर उसने गलत बताया तो उस प्रश्न का फिर से जो भी बताना है बता देते हैं, यानी टू ट्रांसफर द स्किल। इसके द्वारा विद्यार्थी की रिटेंटिविटी एंड अटेंटिविटी, रिटेंटिविटी मींस याद करने की क्षमता और ध्यान से सुनने की क्षमता का पता लगाते हैं कि जो मैंने बताया वो कितना उसको याद रहा, कितना वो भूल गया। रिटेंटिविटी एंड अटेंटिविटी ऑफ द ट्रेनीज आर असर्टेन। रिटेंटिविटी याद करने की क्षमता, अटेंटिविटी ध्यान से सुनने की क्षमता कितना विद्यार्थी में है, यह प्रश्नों के माध्यम से ही शिक्षक सुनिश्चित करता है। यह प्रश्नों के माध्यम से ही शिक्षक सुनिश्चित करता है। इसके द्वारा आप विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं, एक मोटिवेशन आता है। जब आप प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थी उत्तर देता है, तो अंतर्मन से एक प्रेरणा आती है, यस आई कैन, मैं हूं, मैं कुछ हूं,
कुछ है मेरे अंदर। हमेशा इसे हम कहते हैं सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम, स्वयं का सम्मान। कभी भी आप अपने को निग्लेक्ट न करें, यार मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं यार, कोई मुझसे बात भी नहीं करता है, मैं कुछ बता भी नहीं पाता हूं, मैं ऐसे ही बोलता हूं, बोल भी अच्छी तरह नहीं पाता हूं, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। कोई अच्छी तरह बोल सकता है, कोई अच्छा संगीत कर सकता है। किस फील्ड में आप अच्छे हैं, कहीं न कहीं जरूर आपकी क्वालिटी होगी, ऐसा नहीं है। सबके अंदर कुछ न कुछ एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी, किसी में कम किसी में ज्यादा होती है। बट आपको क्या होता है, इसे हम कहते हैं इंस्टिंक्ट, जो जन्मजात सबके अंदर होता है। लेकिन इससे क्या करना होता है, इट हैज टू बी कल्टीवेटेड, इम्प्रूव एंड मॉडिफाइड। इसे हमें कल्टीवेट करना है। जैसे किसान अपनी जमीन को बार बार जोतता है, खाद डालता है, खरपतवार निकालता है, तभी फसल होगी। उसी तरह से आपके अपने माइंड को कल्टीवेट करना है, उसे खुला नहीं छोड़ना। एम्प्टी माइंड इज द डेविल वर्कशॉप। खुला अगर आप दिमाग को बिल्कुल छोड़ दिए, कुछ नहीं, तो एक शैतान का घर हो जाता है। इसलिए कल्टीवेट, नई सूचनाएं, नई तकनीक, नए विचार कल्टीवेट करिए, उसको कल्टीवेट मॉडिफाई करिए, सुधार लाइए। आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो कोशिश करें कि 6 बजे उठे, 1 घंटे कम से कम आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही 24 घंटा आपको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी यही 24 घंटा मिलता है। देखिए वो 24 घंटे में कहां से क्या कर देते हैं, और 24 घंटे में हम 8 घंटे 10 घंटे सोते रहते हैं। तो इसलिए चलिए उस पर हम कल मैं आऊंगा, मोटिवेशन में हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इट इज ए मीन्स ऑफ मोटिवेटिंग। प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थी को मोटिवेट करता है, और प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थी से क्लास में शिक्षण कार्य के लिए जुड़ा होता है। यानी क्लास में हमारा जो विद्यार्थी से जुड़ाव होता है, पार्टिसिपेशन होता है, वो प्रश्नों के माध्यम। आप प्रश्न नहीं पूछे, 1 घंटे पढ़ा के आप चले गए, तो विद्यार्थी और आप में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो प्रश्नों के माध्यम से, इसलिए लेसन प्लान में देखिए हर स्टेप पे क्वेश्चन बनाया गया है कि जिससे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इंश्योर्ड। विद्यार्थियों के साथ आपका सकारात्मक सहयोग हमेशा बना रहे। सकारात्मक सहयोग विद्यार्थियों के साथ बना रहे, उससे होता है। तो एक सिनर्जी मिलती है इससे, शिक्षक को भी और विद्यार्थी को भी। सिनर्जी क्या होती है, आपकी एबिलिटी एंड एनर्जी, आपकी योग्यता और आपकी ऊर्जा दोनों अगर एक जगह कर दे तो उसे सिनर्जी कहते हैं। तो यू गेट ए सिनर्जी। ये इसका पर्पज है क्वेश्चंस का, कि हम प्रश्न क्यों पूछते हैं। अच्छा, सिनर्जी 2 शब्दों से मिलकर बना है, और ये जनरली आप डिक्शनरी में देखेंगे तो सिनर्जी का अर्थ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिकन वर्ड्स है। और आप देखें अमेरिकन जो लीडर्स होते हैं इस वर्ड्स को बहुत यूज करते हैं। मैंने कई फॉरेन लीडर्स को देखा है, इंडियन लीडर्स में तो कम है। सिनर्जी का मतलब होता है आपकी एबिलिटी एंड एनर्जी। एबिलिटी एंड एनर्जी, एबिलिटी प्लस एनर्जी, ये दोनों मिल जाए तो सिनर्जी होता है। आपकी अपनी क्षमता, योग्यता। अब क्षमता और योग्यता में भी फर्क है, मैंने बोल दिया। एबिलिटी का मतलब आपकी योग्यता। आपकी योग्यता क्या है? योग्यता को आप वो भी कह सकते हैं डिग्री, वो है। लेकिन यहां योग्यता हम कहते हैं एज ए टीचर, शिक्षण की योग्यता, पढ़ाने की योग्यता आपकी क्या है। आपका बीए, एमए, बीएड और पीएचडी हो तो योग्यता है ही, लेकिन शिक्षण की योग्यता क्या है। और शिक्षण के साथ साथ आपने देखा होगा, आप प्राइमरी से शुरू करें और आईटीआई या बीटेक, कुछ हमारे विद्यार्थी बीटेक भी इसमें है, डिप्लोमा भी है। कितने शिक्षक आपको पढ़ाए होंगे, कितने शिक्षक आपको पढ़ाए होंगे, उसमें हाईली क्वालिफाइड भी शिक्षक होंगे, लेकिन क्लास में वो आएंगे
और 10 मिनट में 15 मिनट में जल्दी जल्दी खत्म करके चले जाएंगे। यानी उनके अंदर एबिलिटी तो है लेकिन एनर्जी नहीं है। तो इसमें इसको इन्वॉल्वमेंट, अपने शिक्षण कार्य में इन्वॉल्व नहीं होते। तो दोनों का जरूरी है, दोनों का जरूरी है। इसीलिए इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, आप ये भी कह सकते हैं एबिलिटी और एनर्जी की जगह इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी आपकी अपनी योग्यता, क्षमता, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अच्छे से बोल सकते हैं, कितना आपका टेक्निकल नॉलेज है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, वो आपकी इफिशियंसी होती है। लेकिन एज ए टीचर क्या अपने ज्ञान और दक्षता को आप विद्यार्थियों तक सरलता, सहजता और सुगमता से स्थानांतरित कर पाते हैं, ट्रांसफर कर पाते हैं? यानी अपने ज्ञान को आप सटीक तरह से विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सक्षम हैं? विद्यार्थी समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या क्या हमें समझाना चाह रहे हैं, क्या ज्ञान और कौशल देना चाह रहे हैं। अगर वह क्षमता आप में है तो आप इफेक्टिवनेस भी हैं। इफिशियंसी हमेशा पर्सनल होती है, इफेक्टिवनेस जो आप जहां कार्य करते हो, जैसे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में, तो क्या आपका कार्य प्रभावशाली है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को, उससे इंडस्ट्रीज को, समाज को, देश को कुछ भला हो रहा है? कि केवल आप अपने अपने तक सीमित हैं, अपने तक सीमित हैं तो इफिशियंसी भी, लेकिन आप उसे दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम है। जैसे हम टीचिंग का ही एज ए टीचर ही हम लेते हैं, एज ए टीचर आप अपनी योग्यता और क्षमता को विद्यार्थियों तक अच्छी तरह से पहुंचाने में सक्षम है, यानी सरलता, सहजता और सुगमता से पहुंचा सकते हैं, तो वो आपकी इसी तरह से एबिलिटी एंड एनर्जी दोनों को कॉम्बिनेशन जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। जब दोनों साथ रहेंगे तभी आपकी इफेक्टिवनेस होगी। तो ये सिनर्जी, इसी तरह से क्वेश्चन हम पूछ के विद्यार्थियों के साथ एक जुड़ाव, एक पार्टिसिपेशन होता है और उस पार्टिसिपेशन से हम पता लगाते हैं कि किस विद्यार्थी ने कितना सीखा, क्या उसका डाउट है, तो फिर हम उसको क्लैरिफाई कर देते हैं, जिससे कि एक क्लासरूम की, जिसे हम कहते हैं क्लासरूम की जो इफिशियंसी होती है, इफेक्टिवनेस होता है, वो बढ़ जाता है, तो लर्निंग स्पीड बढ़ जाती है। ये मेन पर्पज है क्वेश्चन का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वेश्चन, ये मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एग्जाम में अक्सर ये आता है, ज्यादा डिटेल्स में आज मैं इसको खत्म करूंगा, लेकिन कम से कम आप देखें 3 या 4 घंटे का टॉपिक है क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग, बट मैं आज 1 घंटे में इसको 12 बज रहा है, 1 बजे तक इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चनिंग नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न की विशेषता। जो आप प्रश्न बना रहे हो तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? प्रश्न की विशेषता, सिंप्लिसिटी, ये आप लिख लें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये आता है कि प्रश्न की क्या विशेषता होनी चाहिए जो प्रश्न बनता है। तो ये शब्द आपको याद रहे, सिंप्लिसिटी यानी सिंपल हो, सरल हो। जो शब्द आप यूज करते हैं, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी सरलता, क्लैरिटी स्पष्टता, स्पष्ट समझ में आ जाए, भले उत्तर ना आता हो लेकिन प्रश्न तो समझ में आ जाए कि आप क्या पूछ रहे हैं। क्लैरिटी, चैलेंज, यानी कुछ चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन हमारे लेसन प्लान में चैलेंजिंग टाइप प्रश्न आप कहां पूछते हैं, किस भाग में पूछते हैं, मैंने लेसन प्लान में बताया था टेस्ट वाले पार्ट में। टेस्ट के पार्ट में ही रिव्यू, लिंक, प्रेजेंटेशन, इसमें जो प्रश्न होते हैं
वो तो आपके जो आज का कंटेंट है उससे ही संबंधित होता है, लेकिन टेस्ट में आपको इवन दो समरी एप्लीकेशन में भी कंटेंट से ही संबंधित प्रश्न होता है, उससे आप अलग नहीं पूछ सकते। बट जब आप टेस्ट में आते हैं तो हाँ, मैंने आपको बताया था कंप्रीहेंशन टाइप, कंपैरिजन टाइप, थॉट प्रोवोकिंग टाइप, प्रोबिंग टाइप, इवैल्यूएटरी टाइप, इस तरह के प्रश्न आप पूछ सकते। जो थॉट प्रोवोकिंग का मतलब चैलेंजिंग, थॉट यानी विचार, प्रोवोक का मतलब उद्वेलित करना, जगाना, जो आपके विचारों को उद्वेलित करे, यानी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको कुछ सोचना पड़े, उसे हम कहते हैं चैलेंजिंग टाइप। तो टेस्ट पार्ट में, लेसन प्लान के टेस्ट में आप चैलेंजिंग टाइप प्रश्न आप पूछ सकते हैं। डेफिनिटनेस, डेफिनिटनेस यानी निश्चित, एक निश्चित विषय से संबंधित हो, दुविधा वाला प्रश्न ना हो, डेफिनिट हो कि हाँ ये इसी पार्ट से संबंधित है। डेफिनिटनेस, डेफिनिटनेस। और लास्ट होता है, ऊपर में लिखता हूं, हाँ प्लीज, हाँ कोई नहीं, मैं तो 1 बजे तक सेवा कर रहा हूं। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक हो, जनरल टाइप प्रश्न मत पूछिए, स्पेसिफिक हो, जिसका एक स्पेसिफिक उत्तर है। तो ये 5, कोई भी प्रश्न जब आप बनाएं तो ये 5 चीजें आप, और अवश्य ध्यान रखें कि आपका प्रश्न कैसा होना चाहिए। सिंप्लिसिटी यानी जो आप शब्द यूज कर रहे हैं सरल हो, क्लैरिटी स्पष्टता हो, चैलेंजिंग, आपको चैलेंजिंग जब टेस्ट के लिए बना रहे हो तब केवल आप यूज कर सकते हैं, चैलेंजिंग हो, डेफिनिट हो यानी एक निश्चित ही प्रश्न हो, एक प्रश्न में 2 3 4 एक साथ मत जोड़िए, अलग अलग करिए, एक ही प्रश्न में 3 4 5 एक साथ मत जोड़िए प्रश्नों। और स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक हो, विशिष्ट हो, किसी विषय वस्तु से संबंधित हो, जनरल टाइप प्रश्न नहीं होना चाहिए। जनरल टाइप तो वैसे होते हैं कि जब आप मार्केट में जा रहे हैं या कोई आपसे मिल रहा है तो क्या नाम है भाई, क्या काम किया है, कौन सा ट्रेड आपका है, मान लो अगर उसने किया है, किया है डिप्लोमा, को पूछ सकता है, वो तो जनरल टाइप के प्रश्न। लेकिन जब आप क्लास में आते हैं, टीचर पढ़ाता है, तो वो तो उससे संबंधित कि डायोड की परिभाषा क्या है, ट्रांजिस्टर को आप फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये स्पेसिफिक प्रश्न है। ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसीज कितना सेट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ट्यून सर्किट क्या होता है, तो ये सब एक स्पेसिफिक प्रश्न हुआ ना। तो स्पेसिफिक प्रश्न होना चाहिए, बिल्कुल किसी विषय वस्तु से संबंधित हो। अब इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ जाएंगे कि सरल का मतलब शब्द जो यूज करते हैं वो सरल हो, क्लैरिटी स्पष्टता हो, और चैलेंजिंग यानी थॉट प्रोवोकिंग हो। आप उसका उत्तर, ऐसा प्रश्न बनाएं कि उसका उत्तर बताने के लिए विद्यार्थी को कुछ न कुछ सोचना पड़े, माइंड पे थोड़ा जोर देना पड़े, तब उसका उत्तर आए। प्रश्न एक ही हो, एक में 2 4 न करें, और विशिष्ट यानी किसी से जुड़ा हो। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 होते हैं, एग्जाम में आ भी जाता है, उसमें 4 दिया रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, एक नीचे दे देगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वेश्चन ये है, तो 4 तो दिया है, और 5वां क्या है, तो 5वां में आपको टिक मारना होता है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, ये जब आप प्रश्न बना रहे हो तब क्या क्या ध्यान देना है। क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है
कंसाइजली स्टेटेड, कंसाइज मीन्स जितना संभव हो सके छोटा से छोटा प्रश्न हो। कंसाइज यानी छोटा, CONCISE, कंसाइज। बी कंसाइज, हम कहते हैं शॉर्ट एज फार एज पॉसिबल, शॉर्ट एंड सिंपल, या कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में कहा जाता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जितना संक्षिप्त और सरल हो सके उसे रखने की कोशिश करें। तो जो आप प्रश्न बनाएं तो प्रश्न जितना छोटा से छोटा हो, लेकिन छोटे के चक्कर में ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बी कंसाइज, बी कंसाइज, अवॉइड एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी दुविधा, संदेह, अवॉइड दूर करना, अवॉइड एम्बिग्यूटी। जब आप प्रश्न बनाएं तो उसमें कोई संदेह ना हो, यानी इसके समझने में कोई संदेह ना हो। ठीक है, उत्तर आए ना आए अलग बात है, बट प्रश्न के समझने में कोई संदेह विद्यार्थी के मन में ना हो। अवॉइड एम्बिग्यूटी, अवॉइड एम्बिग्यूटी, रिलेट टू द टॉपिक्स, जो विषय आपने पढ़ाया है या पढ़ाने जाएंगे उस विषय से संबंधित ही वो प्रश्न हो, पीछे आगे या दूसरे से न हो। रिलेट टू द टॉपिक, रिलेट टू द टॉपिक, रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब आपके उद्देश्य की पूर्ति करे। अब देखिए लेसन प्लान में आपका ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार आप रिव्यू, लिंक, मोटिवेशन, प्रेजेंटेशन, समरी, एप्लीकेशन, टेस्ट सब बताते हैं एक एक करके, और सब में कहीं ना कहीं आप प्रश्न पूछते हैं। क्यों प्रश्न पूछते हैं आप? इसलिए प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप प्रश्न पूछते हैं जिससे कि आपके उद्देश्य की पूर्ति हो। तो आपका प्रश्न आपके उद्देश्य आपका क्या होगा? जैसे लेसन प्लान में उद्देश्य क्या होगा? डिफिनीशन हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, वर्किंग प्रोसेस हो सकता है, प्रिकॉशंस हो सकते हैं, नेम ऑफ द पार्ट्स हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो जो भी है। तो इन सब का ये सभी जो है आपके ऑब्जेक्टिव के पार्ट्स हैं। तो जो भी आप प्रश्न बनाएंगे वो कहीं न कहीं इस ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करेगा, इस ऑब्जेक्टिव को दर्शाएगा, उस ऑब्जेक्टिव को दर्शाएगा, उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही बनाएं।